नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन में क्या डिफरेंस है एंड क्या क्लिनिकली इसकी इम्पोर्टेंस होती है। आपको बता दें, बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन दोनों का जो सोर्स होता है वो होता है रप्चर आरबीसी। जब भी आपकी आरबीसी 120 दिन की होती है, 100 नॉर्मली हम बात करें, जब 120 दिन की आरबीसी होती है तो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है वो हो जाती है क्या, फ्रेजाइल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और जब वो स्मॉल कैपिलरीज में से गुजरती हैं, पास होती हैं, लाइक स्प्लिनिक, जो स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती हैं वेरी नैरो डायमीटर की होती हैं। और और कहना चाहिए बहुत नैरो होने के कारण क्या होता है, जब आरबीसी वहाँ से मूव करती है तो जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो कैपिलरी की जो कैपिलरी की जो कहना चाहिए सराउंडेड कैपिलरी का जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन होती है या जो कैपिलरी की जो लेयर होती है उससे क्या होती है, वो फिर उसमें रगड़ में आती है, फ्रिक्शन होता है जिससे रप्चर हो जाती है आरबीसी। ठीक है। तो जैसे ही जो 120 डेज वाली जो आरबीसी होती हैं, जब वो स्मॉल कैपिलरी से गुजरती है, स्पेसिफिक स्प्लीन की कैपिलरी से गुजरती हैं, तो वो वहाँ की लेयर से फ्रिक्शन होता है और जिससे क्या होती है, वो आरबीसी रप्चर हो जाती है। जैसी आरबीसी रप्चर होती है उस आरबीसी को स्प्लीन में प्रेजेंट जो फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं वो उसे इंगल्फ कर लेती हैं। वो उससे क्या करती हैं, इंगल्फ करती हैं। जैसी वो इंगल्फ करती हैं तो जो रप्चर आरबीसी है वो फेगोसाइट के अंदर, मतलब फेगोसाइटिक सेल्स के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो फेगोसाइटिक सेल के अंदर जाता है तो आरबीसी के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड की बनी होती है, वो अलग हो जाता है। उसका बॉडी रीयूज़ कर लेती है, प्रोटीन का रीयूज़ कर लेती है, कार्बोहाइड्रेट का रीयूज़ कर लेती है, लिपिड का रीयूज़ कर लेती है। अब अंदर बचता है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट होते हैं, ग्लोबिन पार्ट होता है, एक हीम पार्ट होता है। जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो टूटता है तो ग्लोबिन भी प्रोटीन पार्ट है, अगेन यूज़ हो जाता है। अब बचता है हीम पार्ट। अब हीम पार्ट में होता है आयरन होता है और टेट्रा पायरोल रिंग होती है। टेट्रा पायरोल रिंग होती है, ठीक है? टेट्रा पायरोल रिंग होती है और टेट्रा पायरोल रिंग जो है वो आयरन से जुड़ी होती है, ठीक है? तो जुड़ी होती है। लेकिन जैसे ही वो आरबी जो वो फेगोसाइटिक सेल के अंदर जब टेट्रा पायरोल रिंग जो है उसमें से आयरन फ्री होता है। जैसे ही वो आयरन फ्री होता है तो टेट्रा पायरोल रिंग जो होती है, जो आपस में जुड़ी होती हैं, जो टेट्रा पायरोल रिंग जो होती हैं, 4 टेट्रा पायरोल रिंग्स होती हैं जो आपस में जुड़ती हैं और आयरन से जुड़ी होती है। लेकिन जैसे ही वहाँ से आयरन फ्री होता है, अगेन रीयूज़ हो जाता है। लेकिन जो टेट्रापायरोल रिंग जो होती हैं वो फ्री हो जाती हैं, जैसे जुड़ी होती हैं वो फ्री हो जाती हैं। और जैसी टेट्रापायरोल रिंग से आयरन अलग होता है और वो क्या होती है, फ्री हो जाती हैं और एक सीधे स्ट्रेट चेन फॉर्म करती हैं, एक सीधी चेन फॉर्म करती हैं। ये टेट्रापायरोल रिंग जो स्ट्रेट चेन के रूप में आ गई हैं आफ्टर रिमूविंग ऑफ आयरन के रिमूव होने के बाद जब टेट्रा पायरोल रिंग एक स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इसको ही हम क्या बोलेंगे, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन ही टेट्रा पायरोल रिंग का एक फॉर्म है, या हम बोल सकते हैं जब आयरन जुड़ा होगा तो वो हीम होगा। जैसे ही उसमें से आयरन रिमूव होता है और जैसे रिमूव होगा आयरन उसमें से, तो जो टेट्रा पायरोल रिंग है वो एक स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है और जैसे स्ट्रेट चेन लाइक स्ट्रक्चर बनता है ये कहलाता है बिलीवर्डिन, ठीक है? तो स्ट्रेट चेन जो होती है टेट्रा पायरोल रिंग की, कॉल्ड बिलीवर्डिन, इसे हम बोलते हैं बिलीवर्डिन, आपको याद रखना है, ठीक है? अभी जो बिलीवर्डिन होता है ये अभी फेगोसाइटिक सेल के अंदर ही है, स्प्लीन की फेगोसाइटिक सेल के अंदर ही होता है। तो जब ये बिलीवर्डिन बनता है उसके बाद ये बिलीवर्डिन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, इंपॉर्टेंट एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा और फाइनली फिर बना लेगा क्या, जैसी टेट्रा पायरोल रिंग स्ट्रेट चेन बनाएगा बिलीवर्डिन, और ये बिलीवर्डिन ऑक्सीडाइज होगा और फाइनली क्या फॉर्म करेगा, बिलीरुबिन फॉर्म करेगा, ठीक है? तो पहले बिलीवर्डिन बनता है फिर बिलीरुबिन बनता है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि बच्चे बोल देते हैं पहले बिलीरुबिन बाद में बिलीवर्डिन, लेकिन पहले बिलीवर्डिन बनता है और बाद में बिलीरुबिन बनता है। तो ये सब जो प्रोसेस हो रही है पूरी की पूरी फेगोसाइटिक सेल के अंदर होती है।
फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन में क्या अंतर है। जैसी आपकी आरबीसी 120 दिन की होती है, रप्चर होती है, उसको स्प्लीन में रप्चर होती है। रप्चर आरबीसी को स्प्लीन के फेगोसाइटिक सेल क्या करती है, इंगल्फ करती है, और रप्चर आरबीसी फेगोसाइटिक सेल के अंदर जाती है। जो आपकी आरबीसी होती है उसकी मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, रीयूज हो जाता है। अंदर बचता है हीमोग्लोबिन पार्ट। हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो भी रीयूज हो जाता है, प्रोटीन पार्ट होता है। हीम पार्ट में जो है आयरन रिमूव होता है। जैसे रिमूव होता है क्योंकि वो टेट्रापायरोल रिंग से जुड़ा होता है, जैसे रिमूव होता है तो जो टेट्रापायरोल रिंग है वो एक स्ट्रेट चेन बना लेती है। जैसे स्ट्रेट चेन बनी दैट मीन्स बिलीवर्डिन बन गया, और ये बिलीवर्डिन ऑक्सीडाइज होगा तो फाइनली क्या बना लेगा, बिलीरुबिन बना लेगा। और ये बिलीरुबिन जो है अभी फेगोसाइटिक सेल के अंदर है, और जैसे बिलीरुबिन बनता है उसके बाद ये फेगोसाइटिक सेल से रिमूव से निकल कर ब्लड में आता है। ठीक है, तो बिलीरुबिन में दो टाइप के होते हैं, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड टाइप के बिलीरुबिन होते हैं, जिसका क्लिनिकल कॉन्सेप्ट मैं भी आगे जाके वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आज की वीडियो में से हम लोग देख रहे हैं कि बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन क्या होता है। बिलीवर्डिन का ऑक्सीडाइज फॉर्म बिलीरुबिन है, ठीक है, एंड नॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होगा ये हम बोलेंगे जो टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रेट चेन बना ली है वो बिलीवर्डिन है। पहले बिलीवर्डिन बनता है, बाद में बिलीरुबिन बनता है, और बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन बनता है, याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है, दिमाग में आपको होना चाहिए, कभी भी आपके दिमाग में रहे। साथ में कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। और इसके अलावा और यदि आप BHMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आप मेरी फर्स्ट ईयर में मटेरियल मेडिका ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, तो वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऐप में। ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसमें फिजियोलॉजी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए 12 टिश्यू रेमेडी का आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।